हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के नोटेशंस के बारे में देखा। हमने तीन तरह के नोटेशन देखे। एक बीगो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो डिनोट करता है हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिदम की। सेकंड हमने देखा ओमेगा नोटेशन जो डिनोट करता है हमारा बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिदम की। और थर्ड नोटेशन हमने देखा वो था थीटा नोटेशन जो डिनोट करता है कि हमारे एल्गोरिदम की बेस्ट और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस के, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिया है जो प्रिंट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को इसको हम एक ऑपरेशन मानते हैं। ठीक है, यह है एक ऑपरेशन। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये एक बार ये प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मानते हैं 1 ऑफ 1। और इस पूरे वीडियो में हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे इस एल्गोरिदम की नहीं, इस स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ 1। ओके, तो अगर ये स्टेटमेंट किसी एक बड़े से एल्गोरिदम में होता तो पूरे एल्गोरिदम में ये स्टेटमेंट कंट्रीब्यूट करता ऑफ 1 इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो अब देखते हैं कि उस सेम स्टेटमेंट को हमने एक फॉर लूप में लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि इस एक स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कितनी बोली थी, ऑफ 1। और ये स्टेटमेंट कितने बार रन होने वाला है ये डिपेंड करता है इस n के ऊपर, राइट, जो कि हमारा एक इनपुट होगा। तो अगर ये, तो हमको अब पता है कि इस लूप में ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट n टाइम्स प्रिंट होने वाला है, राइट। तो इस पूरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ एक बार प्रिंट करने की 1 है, तो n टाइम्स जब प्रिंट हो रहा है तो n टाइम्स प्रिंट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ n। ओके, और जैसे यहाँ पे हमने एक प्रिंट ऑपरेशन लिया है, ठीक है, तो आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन भी ले सकते थे। जैसे अगर यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है a इक्वल टू बी या a इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, तो अब हम ऐसे मानते हैं कि b प्लस सी ये ऑफ 1 में होता है। इस पूरे स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ 1 और ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, इसलिए इस पूरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ n। ओके, तो इस एग्जांपल में इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी ऑफ n। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एक डबल लूप का। ओके, तो इसमें हम ये डिनोट दिखा रहे हैं कि आउटर लूप है ये m टाइम्स रन होने वाला है और जो इनर लूप है वो n टाइम्स रन होने वाला है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी ऑफ 1। ओके, जब हमने इस पूरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करी तो ये स्टेटमेंट इस लूप की वजह से n टाइम्स प्रिंट होने वाला है हर बार, तो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ n। ओके, और अगर अब हम देखते हैं कि ये पूरी लूप जो इनर लूप है ये कितने बार रन होने वाली है, ऑफ m। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस लूप को हटा के हमने यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया जिस एक सिंगल स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ n। और अब हमको पता है कि यहाँ पे ये अंदर वाले लूप की ऑफ n है और ये स्टेटमेंट m टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑफ m टाइम्स n। ओके, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ m टाइम्स n। क्योंकि अब हम इसको एक इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ये ऑफ 1 n टाइम्स कर दिया ऑफ n और ये m टाइम्स रन होने वाला है तो ऑफ m इंटू n। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा थोड़ा अलग है लास्ट एग्जाम्पल से। हमने लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था, इस एग्जाम्पल में हम i से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये प्रिंट कितने बार होने वाला है स्टेटमेंट। लास्ट इसमें अगर हम देखें तो ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ये अगर हम देखें तो m इंटू n टाइम्स ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट वर्क करने वाला था। मतलब नॉलेज इज पावर कितने बार प्रिंट होने वाला है, m इंटू n टाइम्स। इसमें नॉलेज इज पावर कितने बार प्रिंट होगा, सबसे पहले i की वैल्यू जब 0 होगी तो j इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट होगी और n तक जाएगी,
तो हमारा नॉलेज इज पावर प्रिंट होगा n टाइम्स। जब सेकेंड टाइम हम देखेंगे तो ये प्रिंट होगा n-1 टाइम्स। सेकेंड थर्ड टाइम देखेंगे तो ये प्रिंट होगा n-2 टाइम्स, और ऐसे हम m तक जाएंगे और ये प्रिंट होगा फिर बाद में n-m टाइम्स। ओके, तो अगर हम इसका सम लेते हैं तो इसका सम आएगा ये n इंटू एम माइनस m इंटू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर अब हम इसको लिखते हैं ओ नोटेशन में या फिर बिग ओ नोटेशन में, तो जैसे हमने देखा था कि हम इसका असिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं, तो कंपैरेटिवली n इंटू एम ये बड़ा होने वाला है इस फैक्टर से। ओके, तो n इंटू एम हमारे पूरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा अफेक्ट करेगा m इंटू एम प्लस 1 बाई 2 से। तो हम इसकी पूरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लिखते हैं n टाइम्स m। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट एल्गोरिथम की हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी थी O ऑफ n इंटू एम, और इस एल्गोरिथम की या फिर इस लूप की भी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लिखी है O ऑफ n इंटू एम। तो क्या ये दोनों लूप सेम टाइम में रन होंगे? तो अगर हमारा n इंटू एम टाइम्स प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे तो कम टाइम प्रिंट होगा तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ने ही वाला है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे है कि भले ही ये कम टाइम प्रिंट हो, ओके, बट अगर हम एक ऑर्डर देखते हैं, अगर पूरा ऑर्डर हम कंसीडर करते हैं, तो ये पूरे ऑर्डर में ये ऑफ n इंटू एम टाइम ही होगा। हम यहाँ पे लिमिटिंग केस ले रहे हैं, ये मतलब जब हमारा फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा तो इन दोनों को हम कंपेयर करते वक्त हम ऐसे मानेंगे कि ये दोनों लूप सेम टाइम में ही रन होती है, जबकि एक्चुअल में इनके टाइम में थोड़ा सा फर्क होगा। नेक्स्ट हमारा है ये वाली एक वाइल लूप। ओके, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया i इक्वल टू 1 से, s इक्वल टू 1 से और s लेस देन n। तो सबसे अगर हमने एक मतलब फर्स्ट ग्लैंस में हमको ऐसे लग सकता है कि इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे ये s n तक जा रहा है तो O ऑफ n हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये फर्स्ट ग्लैंस पे हम सोच सकते हैं, बट ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल हमको देखना है कि ये लूप कितने बार रन होगा। ओके, भले ही यहाँ पे s लेस देन n है, बट अगर s यहाँ पे हम इंक्रीमेंट भी i से कर रहे हैं, ओके, तो हमको ये देखना है कि ये लूप कितने बार रन होगा और कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ओके, तो अगर i इक्वल टू 1 है तो s की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, जब i की वैल्यू यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे 2 तो s की वैल्यू s इक्वल टू s प्लस 2 हो जाएगा और s की वैल्यू हो जाएगी 3। जब i की वैल्यू 3 हो गई तो 3 प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। ओके, और या ऐसे हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो जब सपोज i की वैल्यू जब k हो जाएगी तब s की वैल्यू n हो गई। ओके, तो वर्स्ट केस में हम सोचेंगे कि यहाँ पे n ही होगी वैल्यू, और इस टाइम हमको ये देखना है कि यहाँ पे इस k की वैल्यू जो होगी वो उतने बार हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि i हमेशा 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो k की वैल्यू होगी तब उतने बार हमारा ये स्टेटमेंट इंक्रीमेंट होगा। तो एक जनरल अगर हम देखते हैं लॉजिक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, i उसमें प्लस हो रहा है, तो सबसे पहले हमने 1 प्लस किया, हमने 2 प्लस किया, हमने इसमें 3, फिर हमने प्लस किया 4। ओके, तो हम ऐसे s में प्लस कर रहे हैं और ये आगे जाके इसकी सम होनी है n। ठीक है, तो ये प्लस प्लस टिल k, तो इसकी सम को हम कैसे लिख सकते हैं, k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं ये। ओके, अब ये एग्जैक्ट नहीं है, बट जैसे कि हमने बोला था कि हम ओ नोटेशन में, बिग ओ नोटेशन में हम देखने वाले हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k इंटू के इज इक्वल टू n। तो हमने बाकी का जो फैक्टर था k डिवाइडेड बाई 2 वो हमने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि k स्क्वायर के सामने k डिवाइडेड बाई 2 छोटा है। ओके, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे k की वैल्यू हो गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, तो बिग ओ नोटेशन में इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, o ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। यहाँ पे भले ही s लेस देन n लिखा हो, बट ये स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स रन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं ये एल्गोरिथम। यहाँ पे हमने i को इंक्रीमेंट नहीं किया है, i इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं किया है, हमने यहाँ पे किया है i इक्वल टू आई इंटू 2। ओके, तो जैसे हमने लास्ट केस में देखा था वैसे हम देखेंगे, जब i की वैल्यू पहले 1 होगी, जब हमारा ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा ये स्टेटमेंट 2 बार एग्जीक्यूट हुआ तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब 3 बार एग्जीक्यूट हुआ तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 बार एग्जीक्यूट होने के बाद i की वैल्यू 8 हो जाएगी,
तो अगर k टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और अगर i की वैल्यू n हो जाती है तो हम स्टॉप कर देंगे। तो अब हमको k की वैल्यू निकालनी है कि ये स्टेटमेंट कितने टाइम्स रन हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 पावर नंबर ऑफ ऑपरेशन -1 इक्वल टू n होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पावर 1 इक्वल टू 2 है। 2 पावर यहाँ पे अगर हम 2 पावर 3 -1 कर दे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 पावर 4 -1 कर दे तो आ जाएगा 8। ओके, 2 पावर 3 इज 8। तो वैसे यहाँ पे अगर हम कर दे 2 पावर k -1 इक्वल टू n। ओके, फिर हम लॉगरिदम ले लेंगे दोनों साइड बेस 2, तो k -1 हो जाएगा लॉग n टू द बेस 2 और k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 प्लस लॉग n टू द बेस 2। हम यहाँ पे कंपैरेटिवली n 1 तो एक कांस्टेंट फैक्टर है तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिकली चेंज होगा n के इनपुट n के ऊपर डिपेंड। तो हमारी इस एल्गोरिथम की या फिर इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ लॉग n टू द बेस 2। अब सपोज हमारे पास एक एल्गोरिथम में 4 या 5 लूप है, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे एल्गोरिथम की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो सबसे डोमिनेटिंग लूप होगा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो हम उस पूरे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करेंगे, क्योंकि सभी इनपुट में वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम उस पार्ट को रन करने में लगेगा कंपेरेड टू अदर पार्ट्स। तो हम अदर पार्ट्स को निगलेक्ट करके उस जिस पार्ट को सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है उस पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा एक सिंगल ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। लास्ट इसमें हमने लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो एक लूप को लगती है। एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कुछ एल्गोरिथम की, ये हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो डबल लूप को होती है। और अगर हम बहुत सारे लूप लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लिख सकते हैं। अगर हमने 4 लूप्स लगा दिए, जो नेस्टेड लूप होंगे अगर 4, तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ n पावर 4। और कुछ एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक्सपोनेंशियल, जो 2 पावर n ऐसे वैरी करती है। ओके, तो ये हमारे कुछ हो गए एग्जाम्पल्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा पहला एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर सर्च एल्गोरिथम। उसमें हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कैसे एल्गोरिथम वर्क करता है ये देखेंगे। थैंक यू।